मित्रों नमस्कार, मैं हूं दमदार बनारसी और मैं इस समय बैठा हुआ हूं एक खाटी बनारसी आदमी के साथ। उनका नाम है कन्हैया लोहिया। भैया नमस्कार। नमस्कार दमदार जी। पाल आगी। अरे क्या बात है गुरु जी, ये रजा बनाना क्या हाल चाल हो? एकदम मस्त चौचक चकाचक। चकाचक। तो बनारसियों के बारे में कुछ बताइए। बनारसी शब्द ये जिनका रस हमेशा बना रहे वो बनारसी होते हैं। किस टाइप के होते हैं? इनको समझना तो आसान नहीं है, इनको आप महसूस कर सकते हैं। अच्छा। बनारसी एक ऐसी विचारधारा है जिसको आप शब्दों में नहीं बांध सकते, भावनाओं से आप महसूस कर सकते हैं। शरद जोशी ने तो बनारसी ठगों पर पूरी एक कहानी लिख दी। उनकी एक बहुत अच्छी कहानी है, वही जिसके हम मामा हैं। हाँ, एक सज्जन उतरते हैं प्लेटफॉर्म पे और एक लड़का पीछे लग जाता है। मामा जी नमस्ते, मामा जी चलिए घुमा दे, मामा जी पहचाने नहीं मैं मुन्नू। दमदार जी, आप कभी गौर कीजिएगा, बनारसी शब्द अपने आप में एक विशेषण है। जिस चीज के आगे लग जाता है उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आप कभी उदाहरण देखे, पान बनारसी पान, संगीत बनारसी संगीत, रहन सहन बनारसी रहन सहन, लाइफ स्टाइल बनारसी लाइफ स्टाइल, खान पान बनारसी खान पान, साड़ी बनारसी साड़ी। किसी चीज के आगे का बनाया जुड़ जाता है तो उसके महत्व को कई गुना बढ़ा देता है। अच्छा, ये बनारसी पान का आप नाम लिए हैं, ये तो अपने लिए भी गौरव की बात है। बनारसी पान तो जीआई टैग के साथ पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी जा रहा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमको एक बात समझ में है, ना तो पत्ता बनारस में हो रहा है, ना कत्था बनारस में हो रहा है, ना चूना बनारस में हो रहा है, और नाम बनारसी पान। क्या वाह मालिक, खाली जर्दा से? नहीं महाराज, ये यहाँ की आबो हवा में एक बनारसीपन है। हाँ। आप गौर कीजिए, 2014 का वो समय जब देश एक बदलाव के दौर से गुजर रहा था, हमारे जो सांसद रहे वो बनारस के नहीं थे। ठीक। बनारस आए, हाँ। बनारसीपन को उन्होंने महसूस किया। हाँ। बाबा भोलेनाथ का चौचक आशीर्वाद लिए। हाँ। आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। हाँ। बनारस से जो जुड़ा उसका डंका हमेशा बजा है। हाँ। इतिहास गवाह है। हाँ, मतलब यही ठीक है कि गुरु कहीं से आवा, मेड इन बनारस हो जाए, बात खत्म। ऐसा बात नहीं है। हाँ। बनारसी इतने चूतिया नहीं होते। हाँ। वो उन्हीं को पकड़ते हैं जिनमें वो क्षमता देखते हैं। अच्छा। नहीं तो उनको फिर वो बहरिया देते हैं, कोने में लगा देते हैं, दक्षिण लगा देते हैं। अब बताइए, बनारसी इतने चूतिया नहीं होते। अब इसका क्या जवाब दिया जाए? आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल भी आए रहे उसी समय में। हाँ। बनारस ने कहाँ पहुंचा दिया। लेकिन उनके संदर्भ में कहा गया गुरु कि बनारस जिसको हराता है वो भी सीएम बन जाता हाँ, है। जिसने बनारस, अरे माटी ऐसी है, बाबा विश्वनाथ की पुण्य भूमि है। जो जीता वो तो जीता ही है। हाँ। हारने वाला भी कुछ न कुछ यहाँ से लेके जाता है। हाँ, तो अब ये कहावत है जो बहुत सारे लोग कहते रहे कि जो जीता वही सिकंदर, जबकि गलत है। जो जीता वो पोरस, लेकिन हारने वाला भी सिकंदर हो गया दिल्ली में। होता है, ये बाबा की महिमा है। हाँ। ऐसे भी हमारे बाबा भोलेनाथ है, जीतने वाले के लिए हजारों दरबार है, हारने वाले के लिए भोलेनाथ का सहारा ही है। बनारस क्या है? बनारस एक एहसास है। वो एहसास जिसको जिया जा सकता। पढ़ने के लिए बनारस नहीं है। पढ़ने के लिए आपको डिलीट करना है, पीएचडी करना है, बहुत विषय है। बनारस घूमने की जगह भी नहीं है। जैसे लोग आते हैं बनारस कि यहाँ कहाँ घूमे, कहाँ ये सब क्या करेंगे आप? एक दिन में गंगा आरती बोटिंग देख के कहीं कुछ नहीं। आप खाली बनारस को छू के निकल जाएंगे। बनारस को जीना है, बनारस को पाना है, बनारस को महसूस करना है, तो कुछ समय बनारस के संग गुजारिए। यहाँ की हवा में एक रस है, उसका नाम बनारस है। लेकिन आप देखिए, मुझे लगता है आप तो खैर बनारस को देख ही रहे हैं। मेरी उम्र आपसे कम भी है, मैं कम अनुभवी हूँ, लेकिन जैसा मैंने भी देखा है, यकायक 4-5 सालों से बनारस में भीड़ एक दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं और ज़्यादातर लोग रील बनाने के उद्देश्य से भी आ रहे हैं। रील में और रियल बनारस में क्या अंतर है? पहले तो आपके एक सवाल का मैं जवाब दूं, आप अनुभव में कम कैसे हो सकते हैं? एक तो आप दमदार हैं। हाँ। फिर आप बनारसी हैं। हाँ। और दोनों जगह सही हैं। तो दमदार बनारसी कमजोर तो किसी मामले में नहीं। बनारसी दमदार होते ही हैं। यस, इस चीज को महसूस करने वाला होना चाहिए। रील और रियल बनारस में क्या समझ में आता है? रियल बनारस जो है भैया, आत्मा के अंदर की चीज है। यहाँ संबंध भी बनते रहे तो आत्मिक बनते रहे, जुड़ाव भी होता है तो आत्मिक होता रहे। आदमी कहता रहा कि हमने जन्म से लेके महाशमशान तक जाने तक के उससे संबंध है, वो रियल बनारस है। रील जो होती है उसका क्या है, 2-4 दिन का मौसमी बरसाती मेंढक है।
आज इसका दौर चल रहा है, उसका दौर चल रहा है। हमारे हिसाब से यूनेस्को भी मानता है कि पूरे विश्व में सबसे पुरानी जीवित सिटी बनारस है, सबसे पुरानी संस्कृति बनारस है। सनातन के हिसाब से प्रलय काल में भी बनारस नष्ट नहीं होता, वो तो रियल है, हजारों लाखों साल का इतिहास है। और रियल लाइफ में 2-4 मिनट की प्रसिद्धि, 2-4 दिन की प्रसिद्धि, उसके लिए भी बनारस है। सिंपल सी बात है, तुलसीदास जी ने बोला रहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तब वैसी। बनारस को भी प्रभु मुहूर्त की तरह आप देख सकते हैं। किसी के लिए यहाँ धंधा कमाने का अवसर है, किसी के लिए राजनीति चमकाने का अवसर है, किसी के लिए खुद को जानने का अवसर है। अगर आत्मज्ञान पाना हो तो इतिहास है, आज तक भारत में जितने भी आत्मज्ञानी हुए कभी न कभी वो बनारस जरूर आए। चैतन्य महाप्रभु हो, विवेकानंद जी हो, परमहंस जी हो, कौन ऐसा है आत्मज्ञानी जो बनारस नहीं है। खुद को खोजना हो तो हमको लगता है बनारस से अच्छा शहर हिंदुस्तान में कहीं नहीं। बनारस तो इतिहास से भी पुराना शहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि जब से गवर्नमेंट बदली है, बनारस की प्राचीनता धीरे धीरे खत्म हो रही है और नवीनता में परिवर्तित हो रही है। इस प्राचीनता और नवीनता के बीच में बनारस आपको कहाँ दिखाई देता है? देखिए, परिवर्तन एक सामान्य नियम है जिसको आप रोक नहीं सकते। बड़ी बात ये, परिवर्तन जो है पॉजिटिव में हो रहा है कि नेगेटिव में हो रहा है। ठीक बात है। और हमारे सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी खूबसूरती ये रही है कि वो हमेशा बहता पानी रहा। वो एक बंधी बंधाई किताब या बंधी बंधाई धारणा पे नहीं चला। उन्होंने हर उस विचार का, उस अवसर का, उस महापुरुष का स्वागत किया जो परिवर्तन योग्य है और समाज के लिए हितकारी है। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ सालों पहले जब बनारस में कोई तीर्थयात्री आता रहा तो आध्यात्मिक जुड़ाव तो पाता रहा, लेकिन कुछ समस्याएं रही, जैसे गंदगी है, अतिक्रमण है, जाम है, अभद्र व्यवहार है, टूरिस्ट को एक दुधारू पशु के रूप में आदमी सोचने लगता रहा। ऐसा नहीं है, स्वभाव खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन काफी कुछ इसमें पॉजिटिव परिवर्तन हुआ, हमको तो ऐसा लगता है। आज से 20 साल पहले कोई बनारस परिवार घूम के गया, आज बनारस परिवार घूम के गया तो उसको अच्छा फील होता है। दूसरा क्या है, पीढ़ीगत अंतर है। आमतौर पर हम लोग मानते हैं 35-40 साल का आदमी जब जीवन के अनुभव से पकने लगता है तो अध्यात्म की ओर जुड़ता है। एक समय ऐसा हो गया खाली अध्यात्म से जुड़ाव वाले लोग बनारस आते रहे। अब तो परिवार के बच्चे भी बोलते हैं चलो माई गंगा आरती देखनी है, चलो भैया बोटिंग करनी है। तो अगर परिवार जुड़ रहा है, सनातन जुड़ रहा है, लोग ज्यादा आ रहे हैं तो ये बनारस के लिए अच्छा सूचक है। लेकिन इसमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नवीनता के नाम पे जो अपने प्राचीन और परंपरागत जो गौरव संस्कृति का हिस्सा है वो नष्ट न हो। और इसका दायित्व तो खाली एक सरकार का नहीं है, हम सभी बनारस वालों का भी ये दायित्व बनता है कि हम लोग बनारस की प्राचीनता है, सांस्कृतिक रंग है, उसको जिंदा रखते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया है, ये तो अच्छी रखते हैं। आज सबसे पुरानी रामलीला यहाँ चल रही है, सैकड़ों साल से चल रही है, बनारस में है, अखंडित है अभी तक। नाट्य इमली का भरत मिलाप है, कालिया दहन है तुलसी घाट का, तो सैकड़ों साल की परंपराएं बनारस में चल रही है। और बनारस वालों के बिना सहयोग हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। आज सरकारें बदली, मुगल थे, अंग्रेज आए और पता नहीं क्या क्या हुआ, तब भी अगर परंपरा जीवित रही तो इसका मतलब है कि बनारस वालों ने अपनी परंपराओं से प्यार किया, अपनी चीजों से प्यार किया। जिंदा शहर है, जिंदा शहर। क्या गुरु क्या पहने आप? कुछ गले से दिखाई दे रहा है हमको, जरा इधर करिए। अरे बाप रे, इतना माला पहने है, थोड़ा दिखाइए, कुछ लोग देखे थोड़ा। क्या क्या है तो, कौन सा माला है ये? माला 2 तरह की होती है भैया। अरे तो थोड़ा दिखा दीजिए। एक दिखाने की होती है, एक धारण करने की। जो धारण थोड़ा ये धारण वाली माला है। नहीं तो धारण तो हम भी किए हैं, एक तो 2-3-4 तो। एक बात बताइए, ये देखा है मैंने अक्सर कि बनारस में 40-45% लोग झौआ भा माला पहनते हैं। आपको क्या लगता है बनारस के प्राचीन लोग जो माला पहनते रहे उनके पीछे कुछ विशेष कारण था? हाँ। देखा देखी हो गया। उन्होंने हर एक माला को एक जप के लिए सिद्ध कर रखा। ठीक, कि हमको ये वैष्णव जप करना है, अच्छा, इस तुलसी की माला से करना है, अच्छा, हमको शिव पंचाक्षर मंत्र पढ़ना है, अच्छा, तो इस रुद्राक्ष की माला से पढ़ना है, हाँ, हमको कनकधारा स्तोत्र करना है तो इस माला से करना जी। तो फिर कई बार क्या होता रहा, कभी कोई संत, कोई महात्मा, कोई सिद्ध पुरुष आया, उसने आशीर्वाद स्वरूप माला दी, तो उसको तिजोरी में आदमी संग्रह नहीं करता, धारण करता है। तिजोरी में रखने का मतलब तो उस चीज को आपको निष्क्रिय कर देना। उसको धारण करता है तो उसकी ऊर्जा
उसका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा चलता। हमारे पास तो जितनी माला है, हमने एक भी माला खरीदी नहीं है, सब सिद्ध पुरुषों ने दिए। किसी न किसी बड़े ने आशीर्वाद स्वरूप दिए, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ चलता है, हमारा ये मानना। बहुत बढ़िया। आप भी दे सकते हैं, आपको भी पूज्य पुरुष मान सकते हैं। इसमें उम्र से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, हर बनारसी बाबा विश्वनाथ का प्रतिनिधि है, इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में भी आत्मा है, वो उसी का अंश है। शरीर जब शव हो जाएगी तो आत्मा उसी में जाके विलीन हो जाएगी। प्राचीन बनारस जब बसाया गया, तो ये पूरा एक शहर नहीं बसाया गया, एक शरीर बसाया गया। हमारे अंदर जितनी नाड़ियां हैं उतने मंदिर बने। अच्छा। हाँ, हमारे अंदर के जितने क्षेत्र हैं, हाँ, उनके हिसाब से अलग अलग लिंग स्वरूप बने। अगर आप प्राचीन बनारस की यात्रा या पंचकोशी यात्रा का भी मूल यही होता है। जैसे लोग सोचते हैं पंचकोशी यात्रा का मतलब बाहर यात्रा करना, लेकिन पंचकोशी यात्रा का भी मूल मंत्र ये है कि जब आप यहाँ यात्रा करते हैं तो अपने शरीर के जो अंदर का ब्रह्मांड है उसके सभी को आप भ्रमण कर रहे हैं, और उन चक्रों को, उन केंद्रों को आप जागृत कर रहे हैं। खुद को जगाने का जो उद्देश्य था वो काशी था। ठीक, आपको क्या लगता है, बाबा भोलेनाथ जब कैलाश से हटने का मन भरा है, एक नई नगरी बसाने का, तो पार्वती जी राजकुमारी थी, सतीश के पहले दक्षिण कन्या रही, वो हर तरह से रम रही, हिमालय पुत्री राजकुमारी, अब वो एक पर्वत में रहने लगे तो एक नगरी की आवश्यकता। तो पूरे ब्रह्मांड घूमने के बाद उन्होंने काशी को क्यों चुना? इस जगह में कुछ दिव्यता होगी। आदिदेव, आदि योगी महादेव, माँ जगदम्बा के साथ पूरे ब्रह्मांड, हम खाली पृथ्वी की बात नहीं कर रहा, उसमें भ्रमण करने के बाद जिस जगह में उसको सबसे ज्यादा एनर्जी आई होगी, जिस जगह में उसको सबसे ज्यादा रुचि आई होगी, जिस जगह में सबसे ज्यादा उनको पावर या प्रेम दिखा होगा, उन्होंने अपना आवास वहां चुना। तो शिव को स्थापित करने में भी तो पूरे देव समाज ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जब यहाँ के काशी के राजा दिवोदास रहे। दिवोदास ने काशी में राज्य जो कर रहे, उनका मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य था मुक्ति। वैष्णव थे और भगवान विष्णु ने उसके ऊपर असीम कृपा की कि शिव से उससे मुक्ति का वरदान दिलाया, जो उस जन्म में उसके लिए संभव नहीं रहा, उसको उस जन्म में दिलाया। देव योग से जो भी कार्य होते हैं वो इंसान के मंगल के लिए होते हैं, वो उसको समझे या ना समझे। ये भी है, ठीक है। और शिव के आने की भूमिका अगर न बनती तो न तो यहाँ 56 विनायक होते, न तो योगिनियाँ होती। ऐसी कथा आती है, हाँ, बड़ों के मुंह से सुना है कि जब शिव को ये नगरी पसंद आ गई तो इन्होंने काफी कोशिश की, अपने दूत भेजे, अपने भक्त भेजे, अपने प्रतिनिधि देवों को भेजा, लेकिन ये नगरी उसको भी इतनी मोहित कर ली कि वो यही आके बस गए, अपना मूल उद्देश्य भूल गए। अगर ये कथा सत्य है तो इसका मतलब ये काशी सबको लुभाती। क्या बात है, काशी सबके लिए बाहें फैला के स्वागत करती है और बनारस सबको लुभाता। इसमें दो राय नहीं है, काशी तो सबको लुभाती है। अरे सुना है आपने नीता अंबानी को लुभा लिया मालिक? आपका वंदना सिल्क और ये सिल्क का तो कारोबार है ही है, तो नीता जी कैसे लुभाई गई? कुछ इस पे प्रकाश डालिए। बॉम्बे में कुछ हमारे डिजाइनर्स थे, हाँ, जिनको हम लोग 20 साल से कपड़ा दे रहे हैं। नीता जी जब अपने बेटे की शादी के लिए आए, एक अच्छी बात हम बताना चाहते हैं नीता जी के लिए कि आज रिलायंस ग्रुप के लिए कोई परिचय का मोहताज नहीं है जी। जो चीजें वो ले रही है वो चाहे तो उनके घर पे ही आके लोग दिखाने के लिए थे, लेकिन क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय लोगों को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय कला को बढ़ावा देने के लिए वो स्पेशल चल के हमारे यहाँ आई, और उसके लिए वंदना सिल्क परिवार तो उनका आभारी है ही है, और बनारस की ओर से भी हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी बनारस से परचेजिंग करने से बनारसी साड़ियों की लोकप्रियता और बढ़ी है। नहीं, जैसे कभी कभी मेरी पत्नी है, वो भी, चूंकि औरतें तो बड़ी जल्दी पहचान जाती हैं, ये सिल्क है, जॉर्जेट है, शिफॉन है, क्या है, हाँ, औरतों से ज़्यादा तो ये साड़ियों के मामले में दुकानदार भी कभी कभी फेल हो जाते, नहीं बता पाते। औरतें बड़ी पहचानती, लेकिन आजकल जो नई लड़कियां हैं वो बड़ा कंफ्यूज रहती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं। और जो नई लड़कियां हैं तो उनकी पीढ़ी, तो हम लोग के वर्तमान पीढ़ी जो अभी चल रही है वही है जिन्होंने साड़ी तक पता नहीं, अब तो कम हो गया है, पहनना भी कम हो गया है, दिन भर
मैक्सी पहनना या फिर और फॉरेन जो भी कपड़े दिखाई देते हैं वो पहनना, तो साड़ियों से एक अलगाव है, एक दुराव है, एक दूरी है। अब मेरे पूछने का कारण ये है कि जो नई लड़कियां वो पहचान नहीं पाती हैं बनारसी कैसी होती है साड़ी, कुछ बताइए कैसे पहचाने। ये थोड़ी सी बड़ी और गंभीर चर्चा है। हाँ। लेकिन इसका पहले हम हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दें। हाँ। जो आपने सवाल ही पूछा वो शुरू से गलत, क्योंकि आपको मूल में ये मालूम होना चाहिए हाँ। कि आप औरतें हमेशा पहचान लेती हैं आप कैसे, हाँ। उनकी पहचान हमेशा सही रहती है। आप कभी लेडीज को पहचान नहीं पाते। लेडीज में हमेशा ईश्वर ने सिक्स सेंस दिया है कि वो चीजों को पहचान पाती है और अच्छे से वो कर पाती है। ये अच्छी बात है, औरतों को कोई नहीं पहचान सकता। नहीं, उनके पास ये कला है, वो पहचानती है। और आपकी पत्नी क्या बोलती है, उनको आपकी पसंद पे, आपकी पहचान पे कितना भरोसा। अब वो जब कहती है आपकी पसंद खराब है तो मैं यही कहता हूँ कि मैंने पसंद आप ही है, मैंने आपको पसंद किया है, आपने मुझको पसंद किया है। अब बात तो घुमाना पड़ेगा ना। किसकी पसंद ज्यादा अच्छी, कवि के साथ यही फायदा है, वो बातों से अपने हक में चीजें जोड़ लेता है। प्योर बनारसी साड़ी आखिर हुई क्या, पहले आप समझिए। हजारों साल से जो बुनकरी की कला थी जी, तो बनारस से पहले भी जब बनता रहा, बनारस ने शुद्ध रेशम, एकदम बारीक प्योर मेटलिक जरी जिसमें सोने चांदी का प्रयोग होता रहा, और पतले वजन में और अलंकारिक डिजाइनों के साथ प्रयोग चालू किया। ऋग्वेद में भी बनारसी साड़ियों का उल्लेख मिलता है। अच्छा। बौद्ध साहित्य में भी बनारसी साड़ियों का उल्लेख मिलता है। वाह। बौद्ध साहित्य में ये भी रहा कि काशी वस्त्रों के व्यापार का बहुत बड़ा वो रहा। और बनारस ने बुनकरी कला को इस ढंग से जिया कि मशहूर फैशन डिजाइनर और हमारे मेंटर ऋतु कुमार ने भी एक बार कोट किया कि पूरी दुनिया में खाली बनारसी वस्त्र ऐसा है जो सांस लेता है, जीवित है, जागता है। क्या बात। अब ये जो सैकड़ों सालों से जो कपड़ा बन रहा था, तो ये हाथ से ही बनता रहा। इसके जितने प्रोसेस हैं, धागा बनाना, रंगना, तानी बनाना, हाथ से होता रहा, ये एक कला थी। फिर इनके जो धागे होते रहे रेशम, वो स्किन फ्रेंडली होते रहे। उनको पहन के आपको गर्म नहीं लगती थी, पहन के आपको एलर्जी नहीं होती थी, वेयरिंग में इजी रहते थे। उनकी जरियां जो होती रही सोने चांदी या रियल जरी की होती, प्लास्टिक की नहीं होती थी, तो उसको आप पीढ़ी से पीढ़ी दे सकते थे। तो बनारसी वस्त्र खाली, हमको नहीं लगता खाली वस्त्र एक धरोहर थे अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने के लिए। इसलिए बनारसी साड़ियों का जितना बड़ा नाम हुआ जनमानस में हर जगह जो हुई, इस कारण हुई। हर माँ का ये सपना रहता है कि मैं अपनी बेटी को शादी में बनारसी साड़ी जरूर दूं। अब जो ये मशीनी युग आया, हस्तकला महंगी भी पड़ने लगी, प्योर नेचुरल धागों का, जैसे सिल्क का, जरी की कीमतें भी बढ़ने लगी। और इस फैशन के दौर में आदमी, रील के दौर में आपने बोला, सोचता एक कपड़ा भी पहन लिया, इस पे फोटो खिंचा लिए, अब दूसरी फोटोग्राफी लिए दूसरा कपड़ा चाहिए। ठीक बात है। तो लोग इसके जो आर्टिफिशियल वर्जन है उसकी ओर बढ़े, वो गलत नहीं। आज सूरत में साड़ियाँ बनने लगी इस टाइप की, सिंथेटिक जरी की बने। गलत ये है कि आज किसी भी सिंथेटिक कपड़े को, किसी भी आर्टिफिशियल जरी को अगर आप प्योर वूल के बीच रहे या प्योर वूल के आगे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप ये धोखा कर रहे हो। और इसका दो नुकसान होता है। एक सामान्य उपभोक्ता अगर वो नकली बनारसी को लेके जाता है, उसको पहन के उसको फील मजा नहीं आता, तो ये नहीं सोचता मैं ठगा गया, उसको लगता बनारसी कपड़ों में मजा नहीं। इसी कारण पिछले 15-20 साल पहले एक बार ऐसा दौर आया था कि बनारसी कपड़ों की डिमांड बहुत घट गई थी। लेकिन कुछ हमारे बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से, कुछ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति से बनारसी ब्रांड फिर से उभरा है। तो हर बनारस वालों का या हर साड़ी बेचने वालों का, साड़ी नहीं कपड़े बेचने वाले का कम से कम ये कर्तव्य तो होता है कि अपने ग्राहक को क्या चीज असली है और क्या चीज नकली है बता के बेचे। चलिए बताइए, बाहर से अगर कोई दर्शनार्थी यहाँ आता है, मैं ग्राहक नहीं कह रहा हूँ, मैं दर्शनार्थी कह रहा हूँ, बाहर से कोई दर्शनार्थी अगर आता है, महिलाएं खासकर, तो वो क्या चाहती हैं, यहाँ से क्या लेके जाना चाहती हैं? ये बड़ी चर्चा हो सकती है, हम 2 मिनट आपका समय और लेते हैं। हाँ। मुझको ऐसा लगता है कि बनारस सनातन से जुड़ा कोई भी आदमी आता है, सबसे पहले वो बाबा का आशीर्वाद लेना चाहता है। बाबा का आशीर्वाद जितना सुगम हो, जितना आनंददायी हो, उसका मन उतना पुलकित हो। क्या बात। दूसरा ये, इस चीज में हम बनारस वालों को भी, सरकार को भी, प्रशासन को भी देखना चाहिए कि दर्शनार्थी जब भी आता है वो आपके शहर की आमदनी बढ़ाता है। ठीक बात है। आपको रोजगार देता है, आपकी धर्मशालाएं, होटल चलती हैं, आपके परिवहन साधन चलते हैं, लोकल प्रोडक्ट बिकते हैं।
तो वो पैसा देने ही आ रहा है, बाबा का आशीर्वाद लेने आ रहा है। बाकी वो बनारस अगर आया या किसी भी शहर गया वहाँ खर्च नहीं आ रहा। उसके साथ उसको तकलीफ तब होती है जब उसको धोखाधड़ी जैसा व्यवहार मिलता है, तब वो आहत होता है। अगर बनारस कोई तीर्थयात्री आ रहा है, दर्शनार्थी आ रहा है, आपने शब्द बोला, बाबा का दर्शन उसको आनंद से हो जाए, अच्छी व्यवस्था से हो जाए, बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, जिस होटल में रुके वहाँ उसको सर्विस अच्छे से मिल जाए, जहाँ वो खाना खा रहा हो उसको भोजन अच्छे से मिल जाए, जिस परिवहन से वो कर रहा है, टोटो से, बाइक से, कार से, बस से, उसमें उसको धोखाधड़ी ना हो, लोग उससे अच्छे से व्यवहार करें, कहीं वो पता भूल गया हो तो लोग उसे अच्छे से बता सके। तो वो ऐसी यादें लेके जाएगा कि एक आदमी जाएगा अपने 100 जने को बताएगा कि बनारस नहीं घूमा तो क्या घूमा। क्या बात, जिंदगी में एक बार तो बनारस जरूर जाना चाहिए। और जो अच्छी यादें लेके जाएगा वो खुद तो आएगा, अपने साथ अपने दोस्तों परिवार सबको लेके आएगा। वाह। मैं बैठा था और मैं जब यहाँ आया तो मेरी पहली नजर इस पे पड़ी। भारत का जो मानचित्र आपने बनाया है कि इतना सुंदर लग रहा है देखने में और इतना आकर्षण पैदा कर रहा है, ये इसके बारे में बताइए, ये कैसे बनवाया आपने? ये कपड़े पे है ये? दमदार जी, हम लोग के परिवार को ये सिल्क का कारोबार करते 50 साल से ज्यादा हो गए। हमको ये बोलने में कोई संकोच नहीं है कि मेरा परिवार का जो भी खर्चा चला, मेरे परिवार का जो भी बच्चों की पढ़ाई थी, शादी थी या जो भी चीजें थी, वो हमने इस व्यापार से, बनारसी व्यापार से ही कमाया। पिछले 5-6 सालों से हम लोग ने ये किया कि हमने खाली इस व्यापार से लिया ही लिया, हमने दिया क्या। अब पिछले 5 सालों से हम, हमारी टीम निरंतर इस प्रयास पे लगे हैं कि हम लोग बनारस के सिल्क व्यापार को कुछ दे सकें। ये जो आप मानचित्र देख रहे हैं, ये बनारसी 18वीं सदी में फ्रांस का एक इंजीनियर है जेकार्डे, उन्होंने लूम के ऊपर जेकार्ड सिस्टम पैदा किया। अब 99.999 जितनी भी हैंडलूम की साड़ियाँ भी बनती है वो जेकार्ड के साथ बनती है। अच्छा। चूंकि इसको बनाने में और करने में आसानी थी, ये भी हैंडलूम है, पूरा श्रमसाध है, तो उसके पहले जो उच्चत कड़वा का पैटर्न था वो लुप्त प्राय हो गया। अच्छा। मेरी जानकारी में, हो सकता है गलत हो, बनारस में इसको उच्चत कड़वा को बनाने 2 या 3 कारीगर खाली जीवित है, और वो भी 50 से ऊपर की उम्र में। ओहो। तो हमने देखा कि अगर इसको पर्याप्त संरक्षण न दें, इनके लिए काम न दो, धीरे धीरे कला विलुप्त हो जाएगी, नए आदमी तक आएगी। ये उस जमाने की कला का बना हुआ है जिस समय लूम पे जिकार्ड नहीं होती है। आम आदमी कह सकता क्या अंतर है, लेकिन आप दमदार बनाते हैं, आप समझ सकते हैं कि माइक्रोवेव में बाटी खाए और गोरी पे खाए, है। दोनों के स्वाद में जो अंतर होता है, क्या ये बात है। इसी उचित कड़वा क्या उदाहरण दिया आपने। वाह। ये एक द्वादश ज्योतिर्लिंग अपने हिंदुस्तान के, अच्छा, ये जहाँ ज्योतिर्लिंग पूरा उभरा हुआ है। काशी से लेके झारखंड, बैद्यनाथ जी से केदारनाथ, मल्लिकार्जुन, रामेश्वर, सब इसमें बने हुए। ये एक एक राज्य का नक्शा अलग अलग रंगों से बनाया हुआ है। जी। और ये उचित कड़वा जो होता है, ये वीविंग पैटर्न आपको कहीं नहीं लगेगा, आपको तो इनमें कहीं जोड़ नहीं दिखेगा। हाँ। आपको लगेगा अलग अलग करके पूरा एप्लिक किया हुआ। हाँ। हमारी टीम को इसको बनाने में, उसके नक्शा तैयार करने में 52 मानव दिवस लगे। अच्छा। मतलब 1 मीटर का ये जो कपड़ा है, इसको बनाने में 52 दिन का श्रम है। हाथ से पूरा बनाया गया, हाथ से, मशीन का बिना उपयोग। मशीन तो है ही नहीं, इसमें जेकार्ड का भी उपयोग नहीं है। ये एक एक अपने हाथ से सुई से उठा के बना हुआ है। मतलब ये कपड़े की कीमत जो होगी वो होगी, असल कीमत श्रम की। ये स्वतः सुखाए बनाया हुआ, व्यापार के लिए ये सब बेच के हमको आमदनी हो रही है, काफी कुछ बिक रहा है। हाँ। ये कला जीवित रहे, इस टाइप की चीजें जीवित रहे। हाँ। जैसे हमने काफी प्रयोग किए जी, जो सिल्क की साड़ियाँ वगैरह बनती रही, एक ट्रेडिशनल पैटर्न में बनती रही, लोग उससे बोर हो रहे जी, उनमें कुछ नया क्या बन सकता है, क्या चीज बन सकती है, वापस सोने और चांदी के तार की चीजें बनवानी चालू की। अच्छा। कुछ चीजें ऐसी जो बनारस में नहीं बनती थी, अच्छा, लेकिन बनारस में अच्छी बन सकती थी। हमने उनके कारीगर, उनका पैटर्न यहाँ सेट किया। आज हमको ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि 300 से ज्यादा हैंडलूम हमारे कारीगर हमारे साथ जुड़ के बना रहे हैं। उनके परिवार में समृद्धि है, वो इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप उतने लोगों का पेट पाल रहे हैं। मैं कौन होता हूँ पेट पालने वाला? वो तो मैं उनके ऊपर कोई एहसान थोड़ा ना कर रहा हूँ, वो काम करके दे रहे हैं, उससे पेट, उनके कारण हमारा पेट पल रहा है। भाई एक रोजगार, दो पिलर जब तक न जुड़े तब तक कहाँ से? वो अच्छे कलाकार है, उनको मौका नहीं मिल रहा, उनकी चीजों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। हाँ। उनको पैसा, उस चीजों, हमने तो खाली प्लेटफॉर्म दिया है भैया। प्लेटफॉर्म ही आज के जमाने में देने वाला कौन है? मैंने यहीं से कमाया, ये बहुत बड़ी सिल्क के काम से ही कमाया। अब उनके लिए कुछ करना चाहिए।